अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों के लॉकडाउन में आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी और आप लोग इस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। और जो लोग रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं उनके रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे। मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त मौजूद हैं, आयरलैंड से एहतिशाम और कराची से मेरे साथ इफ़ी भाई। आज बात करेंगे सलीम मलिक के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो उन्होंने एक वीडियो पैगाम भेजा है जिसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग के हवाले से सारे जितने भी उनके पास राज हैं वो सब फाश करने का वादा किया है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे माफ़ किया जाए, कौम से उन्होंने माफ़ी मांगी है। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो सब बताएंगे जो जो लोग मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे उनके बारे में। तो हमारा सवाल ये है कि जब पीसीबी ने फिर इस पे रिस्पॉन्ड किया है, और पीसीबी का ये कहना है, पीसीबी की जो लीगल कमेटी है, उन्होंने ये कहा है कि जी सलीम मलिक को 2011 में जो उनसे सवालात किए गए थे उनके तमाम जवाबात देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो हमारा सवाल यह है कि जब सलीम मलिक की एक वीडियो पैगाम पे पीसीबी ने फौरन रिस्पॉन्ड कर दिया, तो जब दानिश कनेरिया इतने अरसे से एक बात कह रहे हैं कि जी मेरे साथ इंसाफ करें, उन्होंने वजीर आजम से भी अपील की, पीसीबी चेयरमैन से भी अपील की, लेकिन दानिश कनेरिया के लिए ना पीसीबी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, ना वजीर आजम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया। और दानिश कनेरिया और सलीम मलिक के केस में भी काफी फर्क है, पाबंदी दोनों पे लाइफ टाइम है, लेकिन दानिश कनेरिया को पाकिस्तान की किसी अदालत ने जो है वो मुल्जिम करार नहीं दिया, मुजरिम करार नहीं दिया, और उन पे पाबंदी नहीं लगाई। यही बात करेंगे हम अपने दोनों दोस्तों से, इफ़ी भाई से और एहतिशाम से। एहतिशाम, इफ़ी भाई के साथ पहले शुरू करता हूँ। एहतिशाम, थोड़ा सा वेट करो। इफ़ी भाई कैसे हैं आप? साकिब भाई सब ठीक ठाक है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सलीम मलिक साहब की जो भी आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एक वीडियो पैगाम भेजा, वो आपने सुन ही लिया होगा। क्या आपकी टेक है उस पर? जी हाँ, मुझे याद है अब से 2 दिन पहले हमने जब इसके ऊपर प्रोग्राम किया था तो मैंने यही कहा था कि सलीम मलिक को चाहिए कि वो अवाम के सामने आए और किसी न्यूज चैनल पर बैठकर उन सारे राजों पे से पर्दा उठा दें। मगर आज फिर ऐसा ही लगा कि सलीम मलिक जो है वो किसी प्रेशर में आकर अपने ऊपर लगे इल्जामात जो है वो खाली खुली खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन लोगों का नाम भी ना आए जो लोग इसमें मैच फिक्सिंग में मुलविस है। आज बेहतरीन मौका था सलीम मलिक के पास कि वो चाहते तो इस सीरियल ऑफ फिक्सिंग पे से पर्दा उठा सकते थे। आज वो उन तमाम लोगों के नकाब उतार सकते थे जो माजी में इससे जुड़े रहे हैं और आज नाम नेहाद लेडी लेजेंड बने बैठे हैं। मैं तो उनको लेडी लेजेंड ही कहूंगा भाई। आज सलीम मलिक को चाहिए था कि आईसीसी ने जो उनसे सवालात पूछे थे उनका जवाब दे। अच्छा, मैं सबसे पहले इस तरफ आऊंगा कि सलीम मलिक ने ये कहा है कि वो दोबारा काम करना चाहते हैं। भाई 60 साल की उम्र में कौन सा इदारा जो है उनको इस पेंशन की उम्र में, जब उनकी आधी टांगे कब्र में जा चुकी है, कौन रखेगा उनको? वो कौन सी कोचिंग करेंगे, कौन सी सिलेक्शन करेंगे, कौन सा इदारा उनको रखेगा? सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ये वो ये नहीं बता सकते थे कि कैन रदरफोर्ड को जब टॉस हुआ न्यूजीलैंड के अंदर तो इन्होंने जो है वो ना हेड बोला ना टेल बोला, ठीक है। और पता ये चला बाद में इन्होंने $3,500-4,000 किसी बुकी से डन किए हुए थे, वो इन पे एक्यूज हुआ। उसके बाद यही कुछ इन्होंने एंडी फ्लावर के साथ हरारे में किया। ये दो चीजें मैं बता रहा हूँ, आईसीसी को छोड़ दे आप। एंडी फ्लावर के साथ इन्होंने टॉस के दरमियान किया तो एंडी फ्लावर ने मैच रेफरी को शिकायत करी, पहले अंपायर को, फिर मैच रेफरी जैक हेनरी थे, उनको शिकायत करी कि इसने जब टॉस हुआ तो सलीम मलिक ने ना हेड बोला ना टेल बोला, जिस पे सलीम मलिक ने आए बाएं शाई किया, बोला मैंने बोला था नहीं बोला था। पता ये चला कि वहां पर भी ये इसमें एक्यूज थे और इसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट बनी। जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम की जो कमीशन था उसमें ये बच निकले। उसके बाद कई और कमीशन बैठे जस्टिस कयूम से पहले, उसमें कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कभी कुछ, कभी इनकी ताल्लुकात, इन सब चीजों से बच बचा कर ये जस्टिस कयूम तक जब रिपोर्ट आई तो उस वक्त आईसीसी ने इनसे जो पूछे गए सवालात थे उनके जवाब मांगे जो उन्होंने आज तक नहीं दिए। आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है सलीम मलिक ने, मैं ये कहता हूं कि सलीम मलिक को डर किस बात का है भाई? आज जब तुम्हें एक मौका मिला, आज तुम्हें पीसीबी ने भी रिस्पॉन्ड किया, जबकि दानिश का मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कि दानिश जब तक खेल रहा था, दानिश साहब वो धनेश है, मैं आपको ये भी बता दूं, फर्क आ गया दोनों चीजों में।
अच्छा, सलीम मलिक ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, सलीम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई लोगों के मुंह लटक चुके हैं, जिसमें वसीम अकरम, वकार, उन्होंने कहा है ना कि वो नाम लेंगे, कब लेंगे नहीं पता, 20 सालों से तो नाम नहीं लिए भाई उन्होंने। अच्छा, अब अल्लाह का डर है उनको तो आज भी नाम ले लेते भाई, आज भी नहीं लिए। वसीम, वकार, मुश्ताक, इंजमाम, सईद अनवर और भी कुछ छुपे हुए नाम है, सकलैन, इरशाद मुश्ताक, आकिब जावेद, हाँ, और सबके भी नाम कुछ थे। छुपे हुए नाम है जो आएंगे। नहीं, आकिब तो पिछले साल भी खुल्लम खुल्ला वसीम अकरम का नाम ले रहे थे, वसीम बदामी के प्रोग्राम में, कि वसीम अकरम इन सारे मैचेस में इन्वॉल्व था। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा पीछे गया, मैंने जाके जरा हिस्ट्री पढ़ी और थोड़ी सी मालूमात करने की कोशिश करी। तो गार्जियन के कुछ आर्टिकल निकाले मैंने, डेविड हॉब्स के, कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, कमर अहमद, उन्होंने विजडम में भी एक आर्टिकल लिखा था इसी सीरियल और मैच फिक्सिंग के हवाले से, वो भी मेरे नजर से गुजरा, उसको भी मैंने पढ़ा। तो उसमें तो सारा भांडा खुला हुआ है यार। मतलब उसके अंदर ये तक लिखा हुआ है कि वसीम अकरम के जो वालिद साहब थे, मरहूम को अल्लाह मगफिरत करे, चौधरी अकरम साहब, उनको अगवा कर लिया गया था। ये लैंकाशायर से काउंटी खेल रहे थे वसीम अकरम, ये रातों रात वापस पहुंचे, पहुंचकर पता चला कि 50 लाख रुपए में मुकमका हुआ चौधरी अकरम साहब का, और वो छुड़वा लिए गए। वसीम अकरम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे थ्रेट्स आ रही थी और अब मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता एज कैप्टन में, अगर मैं एज प्लेयर ही खेलूंगा। उसके बाद राशिद लतीफ को बना दिया गया, क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशियरी राशिद लतीफ, बासित अली, आमिर शेल, ये लोग थे यार। इस रिवॉर्ड के बेनिफिशियरी कौन थे? किनको रिवॉर्ड किया गया? इन्हीं को रिवॉर्ड किया गया ना। आज हम जबान होने की जरूरत थी भाई। सलीम मलिक ने आज इन लोगों को दोबारा से अलार्म किया कि भाई तुम लोग सबसे पहले बोलना शुरू किया था, तुम लोगों ने अपने करियर बर्बाद किए, आज मेरी सपोर्ट पे खड़े हो जाओ। इनमें से किसी का बयान नहीं आया। अच्छा, इंजमाम ये कह रहे हैं कि भाई सलीम मलिक को आना चाहिए, मुश्ताक ये कह रहे हैं कि सलीम मलिक को आना चाहिए। अच्छा, मुश्ताक ने भी बोला है, सकलैन मुश्ताक ने भी बोला है। ये तो आधा तीतर आधा बटेर वाला चक्कर हो गया कि भाई ये तो किसी न किसी एसएससी पीसीबी में काम करते रहे, सारे लोग काम करते रहे। आप कप्तान रह चुके हैं यार। इंजमाम ने जब कप्तान बने हुए थे टीम के, जब क्यों ख्याल नहीं आया सलीम मलिक का? भाई अब क्यों ख्याल आ रहा है? जब सिलेक्टर बने थे, जब क्यों ख्याल नहीं आया कि सलीम मलिक को यार? अब भाई वीडियो, अपने यूट्यूब की वीडियो के लिए भी तो कंटेंट चाहिए ना यार। यूट्यूब की वीडियो के लिए भी तो कंटेंट चाहिए एक चीज। या फिर ये हो सकता है कि कोई प्लानिंग के तहत जो है वो सलीम मलिक को रीलॉन्च करने की बात की जा रही हो, कि पहले इंजमाम से कहलवाया गया, फिर सकलैन से कहलवाया गया, और फिर सलीम मलिक खुद एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे उन्होंने आगे पहले एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर वो एक और चैनल पर आए, फिर उन्होंने अब जो है वो अपना वीडियो पैगाम भेजा। तो हो सकता है ये भी कोई इफ़ी भाई कोई प्लानिंग हो कि सलीम मलिक को रीलॉन्च करने की बात की जा रही हो। देखिए यार, उस दिन ये एहतशाम कह रहे थे ये कबीले की जंग है, ये सारे कबीले के लोग हैं, ये आपस में सारे मिले हैं और इन्होंने वक्त को मुनासिब समझा। ऐसा वक्त है जिसमें बात मुकमुका करके सेटिंग बना के पूरी हो जाएगी। मेरा सवाल आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लीगल कमेटी के हेड हैं जनाब तफज्जुल रिजवी साहब, मैं उनसे आज ये सवाल करता हूँ कि आपको जब पता है कि सलीम मलिक ने अभी तक आईसीसी के सवालात का जवाब नहीं दिया, तो आपने रिस्पॉन्ड किसके कहने से आपने रिस्पॉन्ड किया? अगर आप वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम लेने से क्रिकेटर्स को रिस्पॉन्ड करते, तो दानिश कनेरिया सबसे बड़ी मिसाल है जिसने अपने मुल्क को नहीं बेचा, उसने पाकिस्तान को नहीं बेचा हुआ। आपने उसकी आज तक उसकी किसी बात को रिस्पॉन्ड नहीं किया यार। यही तो सवाल है। जब सिटी को वो दानिश उस वक्त तक था जब तक वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहा था, अब वो दनेश हो गया है, इन लोगों के लिए दनेश बना हुआ है वो। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, कराची और लाहौर का फर्क है, दानिश का ताल्लुक कराची से। अभी मैं कोई ज्यादा हार्श नहीं होना चाहूंगा इसके ऊपर कि मैं ज्यादा हार्श हो जाऊं, मगर सबसे मजलूम क्रिकेटर अगर मैं बोलूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट में है, वो है दानिश कनेरिया, जिससे वाकई एक भूल हुई। उसने एडमिट किया कि ऐसा हुआ, मगर वाकई एक बोले जिसमें पाकिस्तान को ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान को बेचने वाले, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अपनी वापसी के इंतजार में बैठे हुए, और कुछ लोग हैं पीछे से ताकतें हैं जो इनको कोशिश कर रही है सलीम मलिक वापस आए। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ सियासी जमातें भी हैं जहां पर सलीम मलिक हो सकता है उनकी लॉन्ड्री में धुलें और वापस पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए आ जाए। जी एहतशाम, दानिश के साथ तो आप भी बहुत खेले हो। जी जी जी।
और लोकल लेवल, क्लब लेवल पे आप लोगों ने बहुत खेला है। तो मोहम्मद यूसुफ जैसा प्लेयर, जी उनका ये कहना है कि यार दानिश जैसा बॉलर बहुत कम पाकिस्तान में स्पिनर आया है। दानिश ने जिस जिस मुश्किल हालात में, जिस मुश्किल वक्त में क्रिकेट खेली है, जिन बड़े बड़े खिलाड़ियों के अगेंस्ट दानिश ने क्रिकेट खेली है, अगर दानिश जो है वो यूएई की विकेटों पे भी क्रिकेट खेली होती दानिश ने, तो आज दानिश की 500 विकेटें होती। गो के अभी भी दानिश की जो है वो सबसे ज्यादा विकेट्स हैं एज स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन दानिश को अगर मौका मिलता पाकिस्तान की तरफ से यूएई में खेलने का तो दानिश की 500 विकेटें होती। मोहम्मद यूसुफ जैसा क्रिकेटर, बैट्समैन ये बात कर रहा है। और एक छोटा सा हमारा बेचारा फैसल इकबाल टाइप का क्रिकेटर उठ के उसको जो है वो पता नहीं क्या क्या बातें करने लगता है, जबकि राशिद लतीफ और जावेद मियांदाद, जिस वक्त राशिद लतीफ कप्तान बने 2003 वर्ल्ड कप के बाद और मियांदाद हेड कोच बने, उस वक्त की ये स्टोरी है कि राशिद लतीफ और मियांदाद की आपस में इस बात पे अनबन हो गई, इस बात पे नाराजगियां हो गई कि जावेद मियांदाद एज हेड कोच कहते थे कि यार फैसल इकबाल को खिलाओ, और जबकि राशिद लतीफ ये कहते थे कि यार मैं एज कैप्टन आपकी इस बात को नहीं मानूंगा, आपके कहने पे फैसल इकबाल को नहीं खिलाऊंगा। तो इससे तो ये साबित होती है ना बात कि यार फैसल इकबाल के लिए जावेद भाई बोलते थे और फैसल इकबाल पे जो पर्ची के इल्जाम लगते हैं वो सही लगते थे फिर। बिल्कुल ऐसा ही है साकिब भाई। दूसरा है कि दानिश के साथ हमने क्रिकेट खेली, सारी अंडर एज क्रिकेट खेली, और दानिश एक अकेला नहीं था, दानिश के साथ के बड़े, उसकी कम्युनिटी के बड़े हमारे साथ लड़के खेलते थे। विनोद होता था लड़का, उसका बड़ा भाई होता था राजेश। इन लोगों ने सबने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की है। और जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो मोहम्मद यूसुफ भाई के पास से आई है, वो एक बड़े, उनके बैटिंग का तो सब पूरी दुनिया जानती है, रिकॉर्ड याफ्ता। तो एक वो बड़ी, उन्होंने बड़ी क्रिकेटिंग सेंस में उनकी जो है ना तारीफ की है। और ये बिल्कुल बात फैक्ट है कि अगर दानिश खेल रहा होता यूएई की विकेटों पर, तो दानिश की 450-500 विकेटें 100% उसकी विकेटें इतनी होती। अब आप अगर करंट उसमें देखेंगे, आपके पास सिर्फ एक लेग स्पिनर है इस वक्त, यासिर शाह, वो भी पाकिस्तान कैरी कर रहा है काफी सालों से। उसमें और दानिश में अगर आप क्वालिटी का डिफरेंस देखें ना, बहुत डिफरेंस है। जैसे यूसुफ भाई ने भी बात की, दानिश की हाइट भी अच्छी थी, उसके पास वैरायटियां भी थी, उसका फ्लिपर भी अच्छा था, सब कुछ था। और उसने एक बड़े अच्छे टाइम पे, जिधर क्रिकेट, जो हमारे जनरेशन में क्रिकेट के ग्रेड जो थे बैट्समैन, 6-7 बैट्समैन इंडिया के, तो उनकी तो इतनी बड़ी लाइनअप, बैटिंग लाइनअप होती थी विद लेजेंड्स के, खत्म ही नहीं होती थी। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास थे, साउथ अफ्रीका में कैलिस वगैरह थे, इंग्लैंड में भी बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन थी। उन सारी बैटिंग, वेस्ट इंडीज यार, वेस्ट इंडीज के बाद ब्रायन लारा अकेले ही एक जमाने में, मतलब अगर पूरे टूर पे 1000 रन वेस्ट इंडीज कर रही है तो 650 रन ब्रायन लारा के होते थे। तो इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट, वो सारी टीमों के अगेंस्ट अगर उसने बहुत जल्दी कम मैचों में 261 विकेट्स ली हैं, तो आप खुद उनसे अंदाजा लगाएं। उन्होंने जो यूसुफ भाई ने बात की है, कितनी जबरदस्त बात की है क्रिकेटिंग सेंस में, कि अगर वो दुबई की कंडीशन में खेल रहा होता, इसकी कम से कम 450-500 विकेटें होती। और मेरी नजर में ये 700 से 800 विकेटों वाला बॉलर था हमेशा। और जहां, अब जब फैसल की बात आती है, अब मैं फैसल की बात पे क्या बोलूं, मतलब वो तो दुनिया के सामने ही है। वो तो वो किस्सा भी सामने ही है दुनिया के, उनको राशिद लतीफ और जावेद मियांदाद की जो हुई थी आपस में, वो उनकी सिलेक्शन पे हुई थी कि उनको वो पुश कर रहे थे, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, वो नहीं खिला रहे थे। और ये तो खैर पाकिस्तान लेवल की बात है। अब एक जगह आप स्ट्रगल देखें दानिश की, कि दानिश कितना स्ट्रगल, मेहनत करके, ख्वारी काट के, हर दिन ट्रेनिंग करता था, वो पहुंचा ये पाकिस्तान के मुकाम तक, अपनी एबिलिटी पे, अपनी बॉलिंग क्वालिटी पे, ठीक है। और फिर ये जो जैसे ये नेफ्यू हैं इनके, जावेद मियांदाद के, इन लोगों के लिए नीचे अंडर एज लेवल पे इनको बोलना नहीं पड़ता जावेद मियांदाद वगैरह को। ये सिर्फ इनके डर से ही और इनकी रिस्पेक्ट में जो है ना, इनके जो ब्लड रिलेशन जो होते हैं ना, उनको वैसे खिलाया जा रहा होता है। उनके लिए रास्ते आसान हो रहे होते हैं रास्ते। तो बिल्कुल मेरी सिंपथीज हैं बिल्कुल दानिश के साथ। और ये जो दानिश के साथ दानिश के लिए जो इग्नोर दानिश को बार बार किया जाता है, बिल्कुल मैं इफी भाई की बात पे बिल्कुल एग्री करूंगा। ये वही बात है, ये जो अपने कबीले के लोग हैं ना, उनको ये बचाने के लिए पहले निकलते हैं। दानिश का मसला ये, दानिश सिंध से और कराची से, मसला ये, उसके विक्टिम आपको पता है, उसकी एक लंबी फहरिस्त है कि कितने हमारे प्लेयर्स रिसेंट ईयर्स में जाया हुए हैं। फिर और दूसरा है कि सलीम मलिक में मैं ये बोलूंगा कि जो आजकल जो गेम स्टार्ट हुआ है, ये सारे मुश्ताक अहमद और ये फला ढिमकाना है जो बातें कर रहे हैं,
जो गेम बना रहे हैं ये उनको लाने के लिए उनको कर रहे हैं सलीम भाई को। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, कोइंसिडेंटली हमने उस दिन डिस्कस किया तो आज सामने भी आ गई है। आज सलीम भाई के पास मौका भी था, सलीम मलिक के पास दस्तूर भी था, उनको बता देना चाहिए था। तो अगर उन्होंने नहीं बताई हैं वो चीजें और तो उनको साफ लग रहा है कि कोई कुव्वतें रोक रही हैं, तो वो ये लोग अब इस उम्र में आके जब सब ये बड़ा होली मैन बन गए हैं और ये अपना सिंपथीज खा रहे होंगे, तो ये गेम जो बना रहे हैं इनको शायद इसीलिए प्रेशराइज कर रहे होंगे कि भाई हम तुम्हें किसी ना किसी कैपेसिटी में ले आते हैं, हमारा नाम ना लेना। मेरी नजर में तो मुझे यही दिख रहा है। भाई आप इसको क्या बोलते हैं? आपको भी ऐसा दिख रहा है? यार आपने एक मिनट, हाँ जी साकिब भाई ये मुश्ताक अहमद की भी एक किताब आई थी एक जमाने में, जी हाँ, उसमें भी कुछ उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था, अपने बारे में भी बताया कि वो किस तरह इस केस से बच के निकल गए, कितना उन्होंने फाइन दिया, किस किस ने उनको सपोर्ट किया। वो क्या सिलसिला था, कुछ याद है किताब का उनकी? देखिए जस्टिस कयूम रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है, पहला पैराग्राफ में, वो आसिफ इकबाल का नाम आता है कि टॉस के दौरान 79-80 में, ठीक है, इस तरह का मामला हुआ। हालांकि वो बाद में उसमें क्लियर हो गए। उसके बाद मार्क वा और स्टीव वॉ और ये शेन वॉन वाली कहानी जिसमें सलीम मलिक ने उनके साथ ब्राइबरी का सीन किया था, रिश्वत की पेशकश करी, ठीक है। उसके बाद 98 का एक वाकया जो फरिश्ते गीती असलम, जो इमरान असलम की वाइफ थी, उस स्पोर्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की बहुत बड़ी, उन्होंने कोट किया वसीम अकरम के मैच को। वेस्ट इंडीज का टूर था जिसमें हालांकि वो सीरीज पाकिस्तान जीता, मगर उसमें एक्यूज क्या हुए, वसीम और वकार डेलिबरेटली बोल की उन्होंने 300 रन बनवा दिए, ठीक है। ये जस्टिस कयूम की स्टार्ट है। साथ साथ अगर आप नीचे आ जाए तो सबसे बड़ा वाकया जो चल रहा है वो यही चल रहा है इन लोगों का, 38 से 40 प्लेयर्स का, जिसमें वसीम अकरम एक्यूज है, वकार है, मुश्ताक है। 3-3 लाख रुपए इन पे जुर्माना हुआ। आज से 10 साल पहले मुश्ताक अहमद ने अपनी किताब लिखी, उसकी बहुत सारी चीजें मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा। उसमें जो खास बात है मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस कयूम जो है उसने बेनजीर को और नवाज शरीफ को बिल्कुल ठीक सजा दी, जबकि मेरे साथ ज्यादती करी है उन्होंने। उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी तौकीर जिया को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि जनरल तौकीर जिया ने कहा है कि तुम जो है ये जुर्माना जमा करा दो, मैं बाद में रिफंड करा दूंगा। अच्छा, अब मेरा अब दूसरा ये सवाल अब जनरल तौकीर जिया से रहेगा, इंशाल्लाह मैं उनको कल या परसों में फोन करके ये मामला जरूर पूछूंगा, क्योंकि जिन साहब से मैंने आज सारी स्टोरी ली, उन्होंने उनके पास सखलैन ये मुश्ताक अहमद की बुक रिव्यू होने के लिए आई थी आज से 10 साल पहले। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्पोर्ट जर्नलिस्ट है कमर अहमद। कहने लगे जब मेरे पास बुक रिव्यू होने के लिए आई खबर, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उसमें जावेद बकरी नाम लिखा हुआ है, जावेद बरकी का। अतिया भतिया आरिफ अब्बासी का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर। मतलब उसके अंदर इतने बड़े बड़े भंड है। उन्होंने बताया वो बुक आज भी एज इट इज उसी तरह है। तो मैंने उनको कहा कि ये बुक कभी किसी ने पाकिस्तान में पढ़ी? तो उन्होंने बोला बुक्स यहाँ पढ़ता कौन है भाई, यहाँ तो लपेटा लपाटी जेलो जर्नलिज्म वाली गेम बहुत है। इस बुक को उसी तरह दबा दिया गया। वो बुक मुझ तक पहुंच गई है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप तक रिवील करूंगा। और भी बहुत सारी चीजें, कमर भाई को मैंने इसके लिए लाइन अप किया है, वो इंशाल्लाह कल या परसों हमारे साथ जरूर किसी एक शो पर होंगे। तो थोड़ा सा हमने टाइम से पहले हमने रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें इस हवाले। देखिए मैच फिक्सिंग का जो ये उनसर है, ये एक सीरियल फिक्सिंग है पाकिस्तान में। आज भी अगर कल को मेरा बेटा पाकिस्तान से क्रिकेट खेलता है और वो किसी चीज में फंस जाता है, तो मैं भी यही कहूंगा कि भाई पिछलों को ये पुराने मुर्दे तो निकालो यार, इनमें मुजरिम कौन है भाई। जब तक इन सबको जिनको नाम ने आज लेडी लेजेंड बना के तुमने बिठाया हुआ है पाकिस्तान में किसी न किसी हैसियत में, ये एडवाइजरी कंसल्टेंसी इसमें नोट बनाते हैं और चले जाते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई साउथ अफ्रीका में रहता है। वो भाई को मशीन बनाया हुआ है तुम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को। जब आते हो पैसे बनाते हो, निकल जाते हो। तुमसे जब एक बात पूछी जाती है उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता यार। तुमने पाकिस्तान को बेचा है भाई। तुम भी उतने ही बड़े मुजरिम हो जितना कोई सियासी जमात का कारकुन या लीडर होता है यार। सही है, ठीक है। अच्छा अताउर रहमान भाई, आपने इफी भाई जैसे अभी आपने मेंशन किया, जो प्लेयर्स कुछ बाहर रहते हैं यार, मैं इस पे तो मतलब हैविंग सेड दैट ऑल अबाउट सलीम मलिक, मेरी सिंपैथीज फिर भी उनके साथ आती हैं। 20-21 साल एक बंदे ने काफी बुरा टाइम गुजारा है, ठीक है, जो भी है।
अब उनके साथ भी जो कुछ ये चीजें हटनी चाहिए, अगर वो बोर्ड में उनको लाया भी जा रहा है, जो कुव्वतें ला भी रही हैं, तो उनको आना चाहिए, उनको थोड़ी देखे जो क्रिकेटिंग नॉलेज है उनकी, उसको यूज कहीं ना कहीं तो यूथ के साथ अपनी एकेडमी में एनसीए में रख के उनको यूज करना पड़ेगी। फिर आपने वो दूसरी चीज एक मेंशन करी कि 60 साल की उम्र में, तो आप मुझे बताएं इफी भाई, अभी जो कुछ लोगों को रिटायर किया गया है, जबरदस्ती किया गया है यार, तो उनसे तो मेरे ख्याल में अच्छा ही काम कर लेंगे, जिन्होंने 50-50 साल बोर्ड में गुजार दिए। अच्छा अच्छा इफी भाई, ये ऑनलाइन वाली ये जो अपना प्लेयर्स को सिखाने वाली जो बात चल रही है ना, तो ये इसमें एक पीसीबी ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रहा है पीसीबी, जिसमें ये हमारे जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं, जिसमें जावेद मियादाद, वसीम अकरम, यूनुस खान, शोएब अख्तर और एक दो और नाम ऐसे हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और कोचिंग टिप्स देंगे प्लेयर्स को ऑनलाइन पीसीबी के लिए। तो इस पे भी हम करेंगे बात, ये आज ही की खबर है, तो अब ये जरा सी थोड़ी सी और डेवलप हो जाए तो फिर इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बात कर रहा था अताउर रहमान की, अताउर रहमान साहब जो है वो भी आ गए हैं सामने, बट उनका भी यही मसला है कि वो भी खुल के अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं बेगुनाह था और मुझे जो है बाद में क्लियर कर दिया आईसीसी ने भी, पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने भी, और मैं जो है वो बहुत ईमानदार आदमी था, लेकिन मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ मरने से पहले नाम जरूर बताऊंगा। ये कैसी बातें हैं यार? ये साकिब भाई, ये मुझे जैसे मैंने अभी बोला, ये मुझे वही सीन, वही एक प्लान लग रहा है, जो इन लोगों को कह के बाकायदा जो ग्राउंड बना रहे हैं ना, वो सब इन्वॉल्व थे। तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा गेम लग रहा है कि ये इनको जो कह रहे हैं, इनको ये इनका अपना गेम है, ये अपने डील करके आएंगे कि भाई हम तुम्हें किसी ना किसी तरह ले आते हैं, तुम ये हमारा नाम ना लेना। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। फिर भाई आप क्या कहते हैं? नहीं यार देखें, ये मुमकिन ही नहीं है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने अल्लाह को जाके नहीं बताना कि आपने मैच फिक्सिंग करी है, आपने इस कौम को भाई बताना हर वीडियो में सारे लोग बोलते यही है कि अल्लाह को जाके हमने बताना, उन्हीं को जवाब यार, देना है। अल्लाह ने तुम्हें कहा क्रिकेट खेलो क्या है? वो भाई तुमने इस कौम के लिए क्रिकेट खेली है यार, तुमने इस कौम के लिए रन बनाए, इस कौम के लिए तुमने झूठ बोला, इस कौम के लिए तुम्हें सच बोलना पड़ेगा यार। ये तुमने दुनिया में ही छोड़ के जाना है। सूनर और लेटर बोलना तो पड़ेगा भाई इनको, भाई इनको अल्लाह को मुंह खुल के दिखाना आना है। पड़ेगा। अबे भाई तू है कौन यार? तूने पाकिस्तान को बेच बाज कर तुम फिर मजलूम बने बैठे हो। तो तुम 60 साल के बाद भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे ना आगे, तो तुमने पाकिस्तान को बेचा है। तुम जुआरी हो तुम लोग यार, जुआरी हो तुम लोग, जुआ खेलते थे भाई। तुम वो लोग। तो कह रहे हैं कि मुझे तो जस्टिस कयूम ने मुझे कहा था कि मतलब मुझे वो माफ किया था उन्होंने, कि तो मेरे से गलती हो गई बेटा, अता तो ठीक था। वो तो ये कह रहे हैं। कहा वो पर्सनली बोल दिया होगा उन्होंने, मगर जो रिकमेंडेशन है उसमें तो कहीं नहीं लिखा, उसमें लाइफ बैन है इनके ऊपर भाई। नहीं तो फिर ये कैसे कोचिंग बाद में लिफ्ट हो गया था ना यार, बाद में लिफ्ट हो गया था इनका। तो अताउर रहमान को तो माफ कर दिया था ना, अताउर रहमान को तो क्लियर कर दिया था। आईसीसी की भी ट्रिब्यूनल जो बना था उसमें अताउर रहमान को क्लियर कर दिया था। लेकिन इफ़ी भाई सवाल ये नहीं है कि वो उन पे बैन लगा और उसके बाद लिफ्ट हो गया। सवाल ये है कि वो भी आज भी नाम नहीं बता रहे हैं बैठ के। वो अपने आप को तो कह रहे हैं मैं बेगुनाह था, मैं इनोसेंट था, बट नाम आज भी नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के थे उस रिपोर्ट में वो देख लें, बस मैं अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं बताऊंगा। अरे वो पैसा खाए बैठे हैं पुराना, वो पैसा थोड़ी वापस देंगे कोई, इसलिए चुप बैठे हुए हैं यार। ये आड़ मोड़ का रास्ता ढूंढ रहे हैं, साइड पकड़ के, कोना पकड़ के ये लोग वापस ही एंट्री मारना चाह रहे हैं और चेहरा बदल के फिर बैठना चाह रहे हैं। और कोई चक्कर नहीं है, वाह करवाना चाह रहे हैं। और इनको वही जुआरी फिर सपोर्ट कर रहे हैं, टोपियां पहन के बैठे हुए हैं, दाढ़ियां रख के बैठे हुए हैं और झूठ बोल के दोबारा से एंट्री कराना चाह रहे हैं। भाई तुम्हें चाहिए कि इस वक्त पिंडोरा बॉक्स खोलो और बता दो, इसमें कोई बदनामी नहीं है तुम्हारी, कोई तुमसे कोई चीज नहीं छीन लेगा, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ही रहेगा भाई। तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा कि तुम अब जाके नैब में पैसे जमा करा दो यार। तुम्हें भाई तुम्हें सिर्फ सच बोलना है, सच बोल दोगे बात खत्म हो जाएगी, ताकि आने वालों की जो क्रिकेट में जो लोग फिक्सिंग करते हैं उनके लिए एक लेसन तो छोड़ के जाओ यार। दुनिया कितनी है, 50-60 साल और जिलोगे, उससे ज्यादा क्या जी पाओगे यार। चले अब देखते हैं कि ये लोग अब आगे कब नाम बताते हैं, बताते भी हैं कि नहीं, या ये बातें सारी सिर्फ इस लॉकडाउन की हद तक हैं। उसके बाद जैसे ये लॉकडाउन उठता है, चीजें नॉर्मल होती हैं, तो शायद ये किस्से भी मुझे लोग बताएं, भूल गए
और उसके बाद ये सब कहानियां खत्म हो जाए। इंडिया से भी इंडिया में भी इस तरह का अजहरुद्दीन पे बैन हुआ। अजहरुद्दीन पे बोलने के लिए इंडिया का कोई क्रिकेटर, कोई सहाफी तैयार नहीं है भाई। मैंने बहुत शोज किए हैं क्रिकेट के, हजारों शोज किए होंगे मैंने क्रिकेट के, और सैकड़ों लोगों को इंडिया से भी लिया है मैंने। बड़े बड़े नाम इंडिया के लेता था भाई, मैं वहां से उनको फोन कॉल पे लेता था, उनसे बात करता था। अजहरुद्दीन के मैटर पे आज तक किसी ने मुंह तक नहीं करी। उसकी वजह ये है, वो उन्होंने अदालत में छोड़ दिया। वो गिल्टी था उसमें, तो उसने अदालत में प्रूव किया कि मैं गिल्टी नहीं था। अदालत ने बाइज्जत बरी किया, और उसके लिए, उसके खिलाफ, अजहरुद्दीन के खिलाफ, मैं तो ये कहता हूँ ना कि यार मुखालफत तो हर किसी की होती है। उसकी क्रिकेटिंग कैरियर से मुखालफत करने वाले जरूर मिल जाएंगे आपको। उस पर जो एलिगेशन था उसके ऊपर बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको इंडिया में। ये है फर्क इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट। सही है, ठीक है। अभी साकिब भाई, मेरी सिक्स सेंस, जल्दी बोलो फिर खत्म कर। मुझे मेरी सिक्स सेंस यही बोल रही है कि ये जो ये दोनों जो है ना, नाम अताउर रहमान और सलीम मलिक, ये उसी कबीले के हैं। ये कबीला इनको सेटिंग बना रही है, इनको ये पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस कह रही है, और इनको इसी तरह कुछ ना कुछ हिसाब किताब में लेके आएगी। और ये इनके पास वक्त भी था, सब कुछ था, इन्होंने नहीं बोला दोनों ने। तो ये मुझे कुछ जो है ना गड़बड़ लग रही है इधर। चलो अभी देखते हैं, अभी सेटअप में देखेंगे। अभी देखते हैं कि ये अब अगला इन दोनों का क्या स्टेप होता है, स्पेशली सलीम मलिक का, कि ये अब कितनी जल्दी आके लोगों के नाम रिवील करते हैं, या जो प्रोमिसेस ये कर रहे हैं कि मैं सब बताऊंगा, तो कितनी जल्दी ये बताते हैं आकर। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों। कोई टेलीथॉन करेंगे मैच फिक्सिंग के ऊपर क्या, जब बताएंगे क्या ये? नहीं, अभी फिर खत्म करते हैं। और हमारे दोस्तों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का ख्याल रखें और सेहतमंद रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें। अभी चलते हैं, अल्लाह हाफिज।